नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों, हमने जो क्लास 8th है उसमें एसएसटी वाला जो एसएसटी का जो कोर्स है उसके अंतर्गत जो भूगोल वाला पार्ट है हमने जो शुरू किया था उसके अंदर मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों, एक बात आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के प्रश्नोत्तर या चैप्टर नहीं पढ़े हों तो आप प्लेलिस्ट में देखकर उनको पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे की दिक्कत नहीं आए। तो आज हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए बुक के अंदर में लिख दिया है छोटा छोटा कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 खनिजों के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ये आपके तीनों काम में आते हैं। जैसे कि लोहा भी आपके जैसे कि बर्तन वगैरह भी होते हैं, तांबा जिनके बर्तन भी होते हैं, और जैसे कि विद्युत उपयोग में भी आते हैं, एल्युमिनियम भी आते हैं। अयस्क क्या है? तो विभिन्न सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, विभिन्न सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो क्या याद रखना है आपको कि विभिन्न सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। और धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। फिर आगे बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है रूस और नीदरलैंड। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम किसका सुझाव देंगे? ईंधन का। किसका देंगे? ईंधन का। और तटीय क्षेत्रों में बायोगैस और पवन ऊर्जा का। सॉरी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें तो किसका देंगे हम? ईंधन और बायोगैस का। और तटीय क्षेत्रों में हम देंगे पवन और ज्वारीय ऊर्जा का। तटीय क्षेत्रों में किसका देंगे? पवन और ज्वारीय ऊर्जा का। और शुष्क प्रदेशों में किसका देंगे? सौर ऊर्जा का। अब है मिलान कीजिए, वो चिन्हित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया खनिजों की नहीं है? कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल। ये असमाप्य होते हैं, ये गलत है कि ये असमाप्य नहीं होते। इनका वितरण असमान है, ये भी बिल्कुल सही है। वितरण असमान कैसे? कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं कम पाए जाते हैं। निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बोलिविया, चिली, घाना और जिम्बाब्वे। तो आपका सही जवाब होगा चिली। और चिली कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। ये कह रहा है कि नहीं करेगी। तो आपको ध्यान देना है कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि बड़े बांधों के निर्माण में के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए, ये कारण बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए, आप इसके अंदर देखिए, ये देखिए आप, तो ये जो पूछ रहा है, देखिए कि बड़े बांधों, एक मिनट, कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए। तो आपको जवाब देना है कि बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए, अन्यथा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है और बांध निर्माण से संबंधित गलत निर्णय लेने पर स्थानीय भूकंप और भूस्खलन निवारणीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, क्यों? तो आपको जवाब देना है अधिकांश उद्योग कोयले के खानों के पास स्थापित किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोयले को अधिकांश उद्योगों में कच्चे माल अथवा ईंधन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। यदि उद्योगों की स्थापना कोयले के खानों से दूर की जाएगी तो इससे परिवहन की ऊंची लागत क्या करनी पड़ेगी? वहन करनी पड़ेगी, और समय भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो आप जवाब देंगे कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद
जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, अतः इनसे बने उत्पादों को क्या नाम दिया गया? काला सोना नाम दिया गया। मैंने आपको बताया भी था चैप्टर में कि ये काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। चलिए अब बात करते हैं आखनन। आखनन पर्यावरण चिंता का विषय है, तो आपको जवाब देना है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। अत्यधिक आखनन से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और भूमि प्रदूषण भी होता है। आखनन से वनस्पति की आवरण को क्या होती है? क्षति पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब है अंतर बताइए कि परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखना। देखिए परंपरागत में आपको बता दिया कि जिनका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है, ठीक है, और किसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। तो शुरुआत करते हैं हम परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में। देखिए परंपरागत में जो मैंने बताया था वही है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, और गैर परंपरागत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से ही हो रहा है। जल विद्युत को छोड़कर जल विद्युत को छोड़कर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत गैर नवीकरणीय होते हैं, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। ये क्या होते हैं? गैर नवीकरणीय होते हैं और ये नवीकरणीय होते हैं। इन स्रोतों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। किन स्रोतों के उपयोग से? परंपरागत के उपयोग से। और गैर परंपरागत के प्रयोग से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। इसमें क्या क्या आता है? कोयला आता है, खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, ईंधन आता है, जल विद्युत आदि आते हैं। और इनमें क्या आता है? पवन ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, वायु ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे, 4 पॉइंट है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत उनका समय से लंबे समय से उपयोग हो रहा है, गैर परंपरागत का उपयोग कुछ वर्षों से शुरू हुआ है, और उधर वो जो है परंपरागत वाले क्या होते हैं? गैर नवीकरणीय होते हैं, और जो गैर परंपरागत होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। और जो परंपरागत होते हैं उनके अंदर क्या होता है? पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, और जो गैर परंपरागत उन्हें प्रदूषण नहीं फैलता है। और इसमें कौन कौन आते हैं? कोयला, परंपरागत में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आते हैं। और इसमें ज्वारीय गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि आते हैं। आगे बात करते हैं हम बायोगैस और प्राकृतिक गैस के बारे में। तो बायोगैस ये कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर से बनती है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, जिससे तेल निकालते समय क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। बायोगैस में क्या आएगा? ये खाना पकाने तथा घरेलू ऊर्जा का स्रोत है। इसमें क्या आएगा? इसका उपयोग घरेलू तथा वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर। जो प्राकृतिक गैस है इसका तो क्या दोनों जगह होता है उपयोग, और जो बायोगैस है इसका उपयोग एक जगह होता है। अगला है ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, और ये ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। आगे बात करते हैं लोहे और अलोहे खनिज। तो लोहे खनिज की बात करें पहले हम कि जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोहे अंश खनिज कहा जाता है, जैसे कि लोहे अश्क। अलोहे, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोहे खनिज कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि। लोहा खनिज क्या होते हैं? भूरे रंग के होते हैं, और जो अलोह खनिज होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के होते हैं। और लोहे में क्या होता है? इन खनिजों का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, और इन खनिजों का उपयोग विभिन्न कामों में किया जाता है। आगे बात करते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज। देखिए ये वे खनिज है जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे लोहे अयस्क है, बॉक्साइट है, ये तो हो गए धात्विक खनिज। अधात्विक, इन खनिजों से धातुएं नहीं प्राप्त होती, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक, इनसे क्या है? धातु नहीं बनाई जाती है। धात्विक खनिज में चमक होती है, अधात्विक में चमक नहीं होती है। धात्विक को पीटकर पतली चादरों के रूप दिया जा सकता है, लेकिन अधात्विक पीटने से क्या है? टूट जाते हैं और इनके तार भी नहीं खींचे जा सकते। धात्विक में सोना, लोहा, चांदी आदि आएंगे, और अधात्विक में संगमरमर है, कोयला है, पेट्रोलियम है, अभ्रक है, ये आएंगे। और
धात्विक जो होते हैं आग्नेय और कायांतित सेलों से बनते हैं, और जो अधात्विक होते हैं ये खनिज जो होते हैं अवसादी सेलों से प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके जो चैप्टर नंबर था जो आपका वो 3 आज पूरा हो गया है। अगली जो चैप्टर आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। वो चैप्टर होगा हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा चैप्टर नंबर 4 चलेगा, और चैप्टर का नाम है कृषि, मतलब भारत में कृषि किस प्रकार से की जाती है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगले क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में। तब तक के लिए आप सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।